So we will start today's session with a revision of surface tension. We will not go into details of surface tension, but सिर्फ surface tension का mathematical definition क्या था वो हम quickly revise कर लेंगे. So we will quickly revise mathematical definition of surface tension. तो अगर आपको याद होगा, हमको already पता है what is surface tension. So you already know what is surface tension. What is surface tension, by the way? Surface tension क्या होता है? The free surface of any liquid behaves like a stretched elastic membrane, and that is called as surface tension. वो theoretical definition था, हमको चाहिए था mathematical definition. तो what we have done, हमने एक कंटेनर में एक फ्लूइड लिया और उस फ्लूइड में we have some liquid inside and we are looking at the top surface of this liquid. तो हमने जो लिक्विड लिया था, लिक्विड कंटेनर लिया था, हम उस कंटेनर को ऊपर से देख रहे हैं. इमेजिन आपके पास एक ग्लास है, ग्लास को आपने लिक्विड से भरा है एंड यू आर लुकिंग एट द टॉप सरफेस ऑफ दैट लिक्विड. तो क्योंकि ग्लास का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल होता है तो आपको क्या दिखेगा? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. देन एज वी नो, किसी भी लिक्विड का फ्री सरफेस इट acts as stretched elastic membrane due to cohesive forces acting on it. मतलब ये जो फ्री सरफेस है, इस पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑल दिस मॉलिक्यूल्स आर एक्सपीरियंसिंग कोहेसिव फोर्स, राइट? तो कोहेसिव फोर्स कहाँ था? एक तो साइड वाइज था और एक डाउनवर्ड्स था. व्हाई? बिकॉज अगेन थ्योरी भूल के चलेगा नहीं, यू हैव टू रिमेम्बर थ्योरी. तो व्हाट वाज हैपनिंग, हमने एक लिक्विड लिया था, लिक्विड में हमने एक सरफेस फिल्म कंसीडर किया था. सरफेस फिल्म मतलब लेयर ऑफ लिक्विड विद थिकनेस इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स. जो भी मॉलिक्यूल इस सरफेस फिल्म में है उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का थोड़ा सा पार्ट इज इन एयर and remaining part is in liquid, water in this case. So all the molecules in this surface film, they experience a net downward force. Also they experience sidewise force. Sidewise force को बोलते हो tangential force. क्यों? क्योंकि cohesive force कहाँ होगा? Cohesive force होगा नीचे. But by the way, उसके लिए याद होना चाहिए कि cohesive force क्या होता है. तो cohesive force is a force of attraction between two molecules of the same type. तो यहाँ पे सरफेस फिल्म में जो कोई मॉलिक्यूल है, दे आर बीइंग अट्रैक्टेड डाउनवर्ड्स, क्योंकि उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बाकी के भी मॉलिक्यूल्स हैं एंड दिस रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स आर ऑफ द सेम टाइप. जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है, अगर वो वाटर मॉलिक्यूल है तो उसके साइड में, मतलब उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, ऑल ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर वाटर मॉलिक्यूल्स. तो दिस मॉलिक्यूल बी और एनी अदर मॉलिक्यूल सी, इट विल एक्सपीरियंस डाउनवर्ड फोर्स, नंबर 1. बट रिमेंबर, you should also remember कि जब लिक्विड सरफेस की बात करते हो, when you talk about surface of liquid, तो साइड में भी डाउनवर्ड्स तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन साइड में भी आपके पास मॉलिक्यूल्स है. which molecules are there? water molecules. तो water molecules will also exert cohesive force which is sidewise. sidewise मतलब tangential, right? तो जब आप एक सरफेस पे देखते हो तो हमारे पास एक सरफेस है. सो व्हाट वी नो इज, सो वी नो दैट सरफेस, एनी फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड behaves like a stretched elastic membrane due to cohesive forces, right? cohesive forces acting on it. Then हमने एक इमेजिनरी लाइन लिया था, ये इमेजिनरी लाइन को हमने कुछ नाम दे दिया था PQ, इसका लेंथ था L. अब ये जो इमेजिनरी लाइन है PQ, इस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑल दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर एक्सपीरियंसिंग टेंजेंशियल कोहेसिव फोर्स. मतलब दे आर एक्सपीरियंसिंग फोर्स व्हिच इज साइडवाइज. टेंजेंशियल कोहेसिव फोर्स है यहाँ पे, राइट? देन ये जो टोटल फोर्स है टेंजेंशियल, इसको मैं बोल देता हूं F और लेंथ था L. तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको डिफाइन किया था हमने सरफेस टेंशन.
तो वापस एक बार कनेक्ट करो, इज नथिंग, द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। एक हमने लिक्विड लिया, लिक्विड का फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस के आप फ्री सरफेस को टॉप से देख रहे हो, टॉप से देख रहे हो, आपने उस पर एक लाइन इमेजिन कर लिया, उस लाइन पे सारे के सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सारे के सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दे आर एक्सपीरियंसिंग कोहेसिव फोर्स दो डायरेक्शन में, एक तो डाउनवर्ड्स और एक साइडवाइज, साइडवाइज मतलब टेंजेंशियल। तो ये जो हमने पी क्यू लाइन लिया है, इस पी क्यू पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है उस पर टोटल टेंजेंशियल फोर्स कितना है, उसका टोटल लेंथ कितना एल, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर में कितना टेंजेंशियल फोर्स है, इसको हम डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन। Thus, surface tension is nothing but tangential force acting on an imaginary line at the free surface of liquid per unit length. Okay, so this is how you define. Then, fine. So this is the basic idea behind surface tension. Now, यहाँ तक हमने कल ऑलरेडी देखा है, तो आइडिया शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि सरफेस टेंशन और बाद में सरफेस एनर्जी हम आज वापस देखने वाले हैं डिटेल, लेकिन सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी इसका आपको रिलेशन बनाना है। तो हाउ विल यू डिफाइन सरफेस टेंशन क्विकली? इट इज फोर्स, कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन per unit length at the free surface of liquid. So this is how you define what is surface tension. Now we will start with what is surface energy. तो सरफेस एनर्जी का एक रफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको कल दिया था, हम वापस से एक बार डिटेल में देखेंगे व्हाट इज सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का मतलब क्या है? तो जैसे आपको याद है, हमने सरफेस टेंशन we have defined, we have described, we have explained surface tension based on molecular theory. तो हमने surface tension को explain करने के लिए हमने molecular theory का help लिया था। तो molecular theory जब आप use कर रहे थे to explain surface tension, what you have done, you have taken a liquid in a container, then हमने इस liquid का free surface लिया था, free surface xy, और इस फ्री सरफेस से r डिस्टेंस पे और एक लेयर लिया। तो अगर आपको याद होगा, ये xy था, ये x डैश y डैश था, x डैश बाय डेफिनेशन हमने डिफाइन किया था सरफेस फिल्म, तो इसको हम सरफेस फिल्म बोलते हैं, राइट। एंड देन उसके बाद हमने क्या किया था, हमने लिए थे 3 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल था वेल इनसाइड, जिसको हमने बोला था A, राइट। दूसरा मॉलिक्यूल था इन द सरफेस फिल्म, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का एक स्मॉल पार्ट इज इन एयर, बाकी का इट इज इनसाइड वाटर। तीसरा मॉलिक्यूल लिया था हमने राइट एट द फ्री सरफेस, राइट एट द फ्री सरफेस। ओके, तो दिस इज व्हाट यू कैन सी। अब थ्योरी इज रियली इंपॉर्टेंट हियर। अगर आपको सरफेस एनर्जी समझना है तो व्हाट डू यू सी, जो मॉलिक्यूल वेल इनसाइड है उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंप्लीटली इनसाइड वाटर है। बिकॉज इट इज कंप्लीटली इनसाइड वाटर, इसका मतलब इस पे हर साइड से इक्वल कोहेसिव फोर्स लग रहा है। रिमेंबर, हर साइड से इक्वल कोहेसिव फोर्स लग रहा है। अगर आप बी मॉलिक्यूल की बात करोगे, यहाँ पे हर साइड से इक्वल कोहेसिव फोर्स नहीं है, इसका मतलब इस पे ओवरऑल कोहेसिव फोर्स कम है। अंडरस्टैंड दिस। ये जो ए मॉलिक्यूल था, इस पे नेट फोर्स 0 है, एग्री, लेकिन इस पे हर डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स है, करेक्ट। ये जो बी मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऊपर कोहेसिव फोर्स नहीं है, और जो भी कोहेसिव फोर्स है वो बैलेंस्ड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स था और यहाँ पे साइड वाइज कोहेसिव फोर्स भी था। लेकिन यहाँ पे बी मॉलिक्यूल पे कोहेसिव फोर्स कंपेयर टू ए मॉलिक्यूल इज लेस, करेक्ट, गुड। सी मॉलिक्यूल की बात करोगे तो वहां पे भी वही सिचुएशन है, देयर इज नेट डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स, बट कंपेयर टू अ मॉलिक्यूल व्हिच इज डीप इनसाइड द वॉल्यूम, डीप इनसाइड द वॉल्यूम मतलब वो बहुत डेप्थ में है, तो सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स कौन से मॉलिक्यूल पे लगा? ए, करेक्ट। अब अगर मुझे ए मॉलिक्यूल को सरफेस फिल्म में ले जाना है, मतलब व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको इस ए मॉलिक्यूल को ऊपर लेके जाना है। ऊपर क्यों लेके जाना है? वेरी ऑब्वियस, जो भी मॉलिक्यूल्स सरफेस फिल्म में थे, इन पे कौन सा फोर्स है?
डाउनवर्ड। कौन सा डाउनवर्ड? कोहेसिव, नेट कोहेसिव फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड। इसका मतलब ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स है ये आफ्टर सम टाइम दे विल स्टार्ट कमिंग डाउन। तो उनको रिप्लेस करने के लिए हमको मॉलिक्यूल्स को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और ये जो मॉलिक्यूल्स है ऑलरेडी इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। जिस मॉलिक्यूल पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा उस पे वर्क डन भी ज्यादा होगा। मतलब अगर मुझे डीप इनसाइड से, नीचे से मॉलिक्यूल को ऊपर लेके जाना है तो देयर हैज टू बी वर्क डन। एंड याद रखना इस सरफेस एनर्जी को समझने के दो अलग अलग अप्रोच है। नंबर वन आप बोलते हो कि क्योंकि मॉलिक्यूल को ऊपर लेके जा रहे हैं मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जा रहे हैं, तो अगेंस्ट ग्रेविटी अपने आप कोई चीज जाती है क्या? नहीं, वर्क हैज टू बी डन। तो ये वर्क डन कहाँ गया? ये वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी possessed by a molecule on account of its position। ये जो मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर गया कहाँ जाके सेटल हो गया? ऊपर। तो एनर्जी कहाँ होगी? ऊपर। ऊपर मतलब किस में होगी? सरफेस फिल्म में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनिंग। और एक दूसरा तरीका भी है। आप बोलते हो क्योंकि ए पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है मतलब ए को ऊपर लेके जाने में वर्क डन होगा, करेक्ट। लेकिन बाकी जो मॉलिक्यूल्स है, बाकी मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे भी होगा, डी मॉलिक्यूल, इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी है। अब बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया? ये तो कहीं नहीं गया। ओके, इट हैज वेंट नथिंग, इट हैज वेंट नोवेयर, बेसिकली कहीं नहीं गया, सही है। लेकिन डू यू सी कि ये अर्थ पे है एट सम हाइट, मतलब इसका तो पोटेंशियल एनर्जी होना ही वाला है, राइट। इसका भी पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी है। लेकिन अब ये ऊपर गया, तो ऊपर गया तो एक्स्ट्रा वर्क हुआ। तो वर्क डन ऑलवेज अपीयर्स एज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब सरफेस में जो कोई मॉलिक्यूल होगा उसके पास एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है कंपेयर टू ऑल अदर मॉलिक्यूल्स विच आर डीप इनसाइड। तो ये दो तरीके हैं समझने के। एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक में हम बाकी मॉलिक्यूल्स की बात ही नहीं कर रहे, एक में हम बोल रहे हैं जो डीप इनसाइड मॉलिक्यूल्स थे वो कहाँ गए? ऊपर, सरफेस फिल्म में। अपने आप जाएंगे क्या? नहीं। तो क्या हुआ? वर्क डन हुआ। ये वर्क डन इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये वर्क डन कहाँ स्टोर हो गया? सरफेस में स्टोर हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी, राइट। दूसरा अप्रोच ये है कि हर एक मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी है, ईच मॉलिक्यूल, बिकॉज इट इज केप्ट ऑन अर्थ। तो ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे एट अ हाइट है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी है, मतलब हर एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है। लेकिन ए पे ज्यादा फोर्स लग रहा था, अब ए पे ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ए को ऊपर लेके जाने में वर्क डन होगा। और पहले से पोटेंशियल एनर्जी था, फिर आप उसको ऊपर ले गए, मतलब एक्स्ट्रा वर्क हुआ, मतलब एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी आया। बाकी के पास ये एक्स्ट्रा था क्या? नहीं। किसके पास है? सिर्फ जो मॉलिक्यूल ऊपर गया। ऊपर कहाँ गया? सरफेस में गया। मतलब सरफेस में जो भी मॉलिक्यूल है उन सबके पास क्या है? एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी। ये जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हो सरफेस एनर्जी। बोथ अप्रोचेस आर करेक्ट। तो यू शुड बी एबल टू राइट वन ऑफ दिस अप्रोचेस। तो अभी हमको सरफेस एनर्जी पहले एक्सप्लेन करना है, फिर हम सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का इक्वेशन, रिलेशन बनाएंगे। तो यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विथ व्हाट डू यू नो? यू नो that a molecule which is well inside the volume of liquid, well inside matlab deep inside, is experiencing more cohesive force compared to the molecules in the surface film. So we know that मैं ज्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगा जितना रिक्वायर्ड है। we know that a molecule which is well inside the volume, मतलब it is at a larger depth, well inside the volume of a liquid experiences more cohesive force, compared to, हाँ cohesive force balance है वो अलग चीज, but it experiences more cohesive force compared to molecules in the surface film. Then ये जो molecule था deep inside,
इसको मैं बोल दूंगा अ मॉलिक्यूल ए। ये जो मॉलिक्यूल ए है जो डीप इनसाइड है, इसको आपको कहाँ ले जाना है, ऊपर। ऊपर मतलब कहाँ पे, सरफेस फिल्म में। तो क्या होगा, वर्क डन। हेंस वर्क नीड्स टू बी डन, work needs to be done to take this molecule, to bring this molecule, to bring this molecule कहाँ पे, inside the surface film, inside the surface film. Then what else you can say, work done तो हुआ, right? Hence the molecules in the surface have extra potential energy compared to other molecules. Hence molecules in the surface film, molecules in the surface film has additional potential energy compared to other molecules, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा, एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज सरफेस एनर्जी, दिस एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज सरफेस एनर्जी। इन सम बुक्स थोड़ा गलत लिखा है, इन सम बुक्स दे से दिस एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। अगर पर यूनिट एरिया होता तो उसको एनर्जी नहीं बोलते, उसको एनर्जी डेंसिटी बोलते, राइट? तो रिमेंबर दिस, इट इज प्योरली एनर्जी, इट इज नॉट एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम। देन इट इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन दिस मच फॉर सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी तो एनर्जी है, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ है। एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और सरफेस टेंशन क्या है, फोर्स अपॉन डिस्टेंस, फोर्स अपॉन लेंथ। तो अब हमको सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का रिलेशन डिराइव करना है। उसके लिए हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, वेरी सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिराइव रिलेशन between surface tension and surface energy, surface tension and surface energy. So what we will do in this case, हम एक वायर का रेक्टेंगुलर फ्रेम बना लेंगे। So let us consider a rectangular frame of wire. This is some rectangular frame of wire. इसको कुछ नाम दे देंगे। Let us call this as A, B, C and D. उसमें से जो CD पार्ट है, it can slide without friction, remember। तो उसमें एक साइड है CD which can slide without friction और बाकी सारे साइड्स है फिक्स। तो ओनली मूवेबल साइड इज CD। तो सिर्फ ये एक साइड है CD जो मूव हो सकता है विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो अपोजिशन, तो फ्रिक्शन नहीं है। इवन दो CD साइड का BC और AD के साथ कांटेक्ट है, आपको पता है जहां जहां पे दो सरफेस कांटेक्ट में हो तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन। लेकिन हमारा अजम्पशन क्या है, देयर इज नो फ्रिक्शन। देन व्हाट वी विल डू इज, वेल बाय द वे ये जो CD साइड है इसके लेंथ को मैं मान लेता हूं L। तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे ऐसा करने वाले हैं, हम इस मेटालिक वायर को, फ्रेम को, रेक्टेंगुलर फ्रेम को एक सोप सॉल्यूशन में डिप करेंगे। एंड सोप सॉल्यूशन में डिप करके जैसे ही इसको आप बाहर निकालोगे तो व्हाट यू विल सी कि यहाँ पे एक फिल्म बन गया। किसका फिल्म, सोप सॉल्यूशन का फिल्म। दिस इज द सेम थिंग दैट यू डू, मैंने बताया था आपको, जतरा में जाते हो वहां पे सोप सॉल्यूशन लेते हो एक डब्बी में, एंड देन यू हैव अ रिंग लाइक वायर। यहाँ पे रिंग मतलब सर्कुलर की जगह पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वायर बीइंग सर्कुलर व्हाट यू हैव इज वायर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल।
तो यहाँ पे सर्कुलर की जगह पे शेप क्या है, रेक्टेंगुलर, दैट इज द ओनली डिफरेंस। गुड, इतना ही डिफरेंस है। तो एज सून एज यू टेक दिस रेक्टेंगुलर फ्रेम आउट, जैसे ही इसको बाहर निकाला तो एक सोप सॉल्यूशन का फिल्म बन गया। अब हम जब सरफेस एनर्जी की बात कर रहे थे हियर, रिमेंबर सरफेस एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। और याद रखना कोई भी सिस्टम इट ट्राइज टू अटेन अ स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या, चलो फिजिक्स का एग्जांपल से ही समझ लेंगे। नाउ इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने अगर यहाँ से एक हाइट से रिलीज कर दिया तो क्या होगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ट्रू। लेकिन इसका और एक रीजन भी है, अगर इसको मैंने फ्लोर पे रख दिया तो कहीं जाएगा क्या ये, राइट, मैंने यहाँ रख दिया, कहीं नहीं जा रहा है, बिकॉज जब आप इसको एक हाइट से रिलीज करते हो, हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होता है ज्यादा, जैसे जैसे हाइट कम होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा कम। मतलब व्हेन यू लीव इट रिलीज इट, ये नीचे गिर रहा है ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, लेकिन द सिस्टम इज ट्राइंग टू अचीव अ स्टेट इन विच पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। जब तक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं होता तब तक उसका मोशन रुकने वाला नहीं है, रिमेंबर। अब ये कॉन्सेप्ट जहां जहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा उस हर टॉपिक में एप्लीकेबल है। तो एनी सिस्टम ट्राइज टू अचीव अ स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे सरफेस एनर्जी कहां से आया था, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। तो अब अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना है, मतलब एक स्टेबल स्टेट में आना है, तो सरफेस क्या करता है, सरफेस अपना एरिया कम करता है, राइट। और दैट इज द रीजन कि लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल दे आर ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप, बिकॉज इफ यू नो स्फीयर का एरिया मिनिमम होता है। आप क्यूब लो, आप स्फीयर लो, आप कोई और शेप लो, तो कंपैरेटिवली सबसे कम एरिया होगा स्फीयर का। तो इट इज बिकॉज क्योंकि वहां पे सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी ये है दैट द पोटेंशियल एनर्जी जहां पे भी होगा इट ट्राइज टू अचीव, कौन, द सिस्टम ट्राइज टू अचीव अ स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए शेप क्या होना चाहिए, स्फेरिकल, राइट। गुड। अब इसका हमारे इस टॉपिक के साथ क्या कनेक्शन है, यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे भी जैसे ही सरफेस का फिल्म बना, जहां जहां पे लिक्विड होगा वहां वहां पे सरफेस टेंशन होगा। यहाँ पे लिक्विड है, यस, फिल्म है यहाँ पे किसका, सोप सॉल्यूशन का। तो यहाँ हियर देयर इज सरफेस टेंशन, एंड एज यू सेड सरफेस टेंशन डिफाइन कैसे किया था, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ये जो साइड सीडी है, इस साइड सीडी पे देयर आर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, यस, करेक्ट, ये मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, उसके साइड में मॉलिक्यूल्स है, यस। तो कौन सा फोर्स है, कोहेसिव, तो दे आर बीइंग पुल्ड इनसाइड। तो बेसिकली ये जो वायर सीडी आपने लिया है जो मूवेबल है, विच कैन मूव, इस वायर पे जहां जहां पे भी कांटेक्ट हुआ, किसका कांटेक्ट हुआ, सॉलिड और लिक्विड का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, किसके मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड के। और फिल्म में कौन है, मॉलिक्यूल्स है, कौन से, सेम टाइप के है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा कि नहीं, यस। तो देयर इज टेंजेंशियल फोर्स, एंड अगर टेंजेंशियल फोर्स को मैं लेंथ से डिवाइड कर दूं तो क्या आ गया, सरफेस टेंशन। तो ऐसा सरफेस टेंशन चारों साइड पे होगा, रिमेंबर, ये यहाँ पे भी होगा, ये एडी साइड पे भी होगा, ये बीसी साइड पे भी होगा। लेकिन रिमेंबर मैंने पहले ही बताया, एडी, एबी एंड बीसी आर फिक्स्ड, ओनली मूवेबल साइड इज सीडी। तो वेरी ऑब्वियस, जैसे ही आपने इस रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकाला, एक फिल्म बना, और फिल्म का प्रॉपर्टी होता है टू रिड्यूस एरिया। एरिया रिड्यूस होना मतलब सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट होना विच इज इनवर्ड्स। तो ये साइड सीडी विल स्टार्ट मूविंग
inwards with a force which is given by F. But wait a minute, tension equal to force upon length. So what is force? Tension into length. तो ये जो force act हो रहा है वो क्या है? Tension into length है, where T is surface tension. This force is due to surface tension, right? तो ये जो force it is due to surface tension. But अगर आपको याद होगा जितने फ्री सरफेस उतनी बार टेंशन. यहाँ पे फ्री सरफेस कितने हैं? 2, क्योंकि ये फिल्म है, एक बाहर का एक अंदर का, तो यहाँ पे आएगा 2 और आएगा 2. तो व्हाट इज फोर्स F ड्यू टू सरफेस टेंशन? इट इज 2T into L. अब इमेजिन मुझे अगर इस फिल्म का एरिया बढ़ाना है, if I want to increase the area of this film, तो what we will do is हम एक अपोजिट फोर्स लगाएंगे, हम एक इक्वल बट अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे F डैश, राइट? तो हमने इक्वल बट अपोजिट फोर्स अप्लाई कर दिया F डैश, राइट? अब इक्वल क्यों लिया? दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन. ज्यादा लोगे तो फिल्म विल ब्रेक, टूट जाएगा, फिल्म विल ब्रेक, डिसअपियर. कम लोगे तो ये जो फोर्स है इनवर्स दैट विल डोमिनेट, तो फिर सरफेस का एरिया बढ़ा कैसे, राइट? तो अगर आपको एरिया बढ़ाना है तो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए. इट शुड बी इक्वल, बिकॉज इफ इट इज मोर गया, फिल्म गया, राइट? तो यू विल हैव नो मोर फिल्म. तो जब फिल्म ही नहीं तो एरिया किसका बढ़ा रहे हो फिर, राइट? गुड. तो अंडरस्टैंड दिस. व्हेनेवर यू हैव अ सरफेस फिल्म, there is an inward force on side CD. Actually there is force on all the sides, but other sides are fixed. So there is inward force on side CD because side CD is the only side which can slide without friction. Good. तो हमको इसका एरिया बढ़ाना था. कितने से बढ़ाना था? हमको डिस्प्लेसमेंट करना है किसका? CD का. C को लाना है C डैश पे, D को लाना है D डैश पे. तो हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट करना है dx. करेक्ट? तो जब भी डिस्प्लेसमेंट करना हो तो वर्क इज डन, राइट? तो व्हाट इज वर्क डन टू डिस्प्लेस साइड CD बाय अ स्मॉल अमाउंट dx? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F डैश इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट F डैश क्या है? इक्वल एंड अपोजिट टू F dx. बट F क्या है? 2TL dx, राइट? ये L था साइड लेंथ. अगर मैं L इंटू dx करता हूं, लेंथ इंटू dx करता हूं, तो क्या मिलेगा? एरिया नहीं, इंक्रीज इन एरिया. दिस इज क्योंकि एरिया तो ऑलरेडी था ना, ये क्या था? एरिया. ये क्या हुआ? इंक्रीज इन एरिया. ओके, तो यू हैव इंक्रीज इन एरिया. बट वेट अ मिनट, जितना एरिया फ्रंट फेस का बढ़ेगा उतना ही बैक फेस का बढ़ेगा. मतलब एक्चुअली सिर्फ इस T को अलग करो और इस 2 को इसके साथ ले जाओ, तो 2L dx इज द टोटल इंक्रीज इन एरिया, क्योंकि फ्रंट का भी बढ़ रहा है और पीछे का भी बढ़ रहा है. तो 2L dx इज टोटल इंक्रीज इन एरिया. इसको आप लिखोगे dA. सो 2L dx इज नथिंग बट dA, और साथ में क्या मल्टीप्लाइड है? टेंशन T. तो आपको फॉर्मूला मिल गया. यू नो व्हाट वाज सरफेस एनर्जी? वर्क डन. रिमेंबर सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन. तो ये जो वर्क डन है ये क्या है? ये सरफेस एनर्जी है. तो सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का रिलेशन मिल गया. सरफेस एनर्जी इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. गुड. एक बार और समझ लेते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल. थोड़ा सा कंफ्यूजन नॉर्मली यहाँ पे रहता है, स्पेशली रिलेटेड टू फोर्सेस. मैं वो क्लियर कर देता हूँ. तो व्हाट डू वी हैव टू स्टार्ट ऑफ विथ? हमारे पास क्या था? हमारे पास था एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर, मेटालिक वायर है हमारे पास. तो व्हाट वी हैव इज, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मेटालिक वायर है. ABCD, कुछ तो नाम देना पड़ेगा. तो ABC एंड D. इससे सिर्फ एक साइड ऐसा है which is CD, which can slide without friction.
देन इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने इस मेटालिक वायर को, मेटालिक फ्रेम को वी डिप इट इनटू सोप सॉल्यूशन। तो सोप सॉल्यूशन में डिप करने के बाद जैसे ही इसको आप बाहर निकालोगे तो व्हाट डू यू सी, यहाँ पे एक लेयर बन गया। किसका लेयर? फिल्म बन गया। किसका? फिल्म, सोप सॉल्यूशन का। जब जब लिक्विड फिल्म की बात होगी तब तब वहां पे होगा सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन ऑलवेज क्या करता है? सरफेस टेंशन क्या करता है? ट्राइज टू मिनिमाइज एरिया, राइट। तो एरिया मिनिमाइज होने के लिए देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस साइड CD विच इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और ये फोर्स है इनवर्ड्स, क्योंकि एरिया क्या हो रहा है? मिनिमाइज हो रहा है। अगर मैक्सिमाइज होता तो बाहर की तरफ होता। वेरी गुड, राइट। देन हमें क्या करना है? हमें इस फिल्म का एरिया बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है? हमको CD साइड कितने से शिफ्ट करना है? DX से। तो हमको C को लाना है C' पे, D को लाना है D' पे, मतलब डिस्प्लेसमेंट करना है हमको DX। तो जितना सरफेस टेंशन का फोर्स है उतना ही फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। अब आप वापस बता रहा हूं, यहाँ पे मेजोरिटी कंफ्यूजन यहाँ पे होता है। इक्वल अपोजिट तो समझ में आ गया क्योंकि एरिया बढ़ाना है। इक्वल क्यू, सी, इसको भी समझने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने बता दिया, इक्वल नहीं होगा, ज्यादा हो गया तो फिल्म विल ब्रेक। क्यों? क्यों? लुक आज हमने जब रिवीजन स्टार्ट किया था तो हमने उसमें सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट वापस से एक बार रिवाइज किया। और मैंने कल भी बताया था, ऑलरेडी किसी भी सरफेस पे एक स्ट्रेचिंग फोर्स है। स्ट्रेचिंग फोर्स मतलब ऑलरेडी इट इज बीइंग स्ट्रेच। आपने और फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? इट विल ब्रेक, टीयर अपार्ट। तो याद रखना, हमारे पास जो ये फिल्म है इस पे जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, तो जो फोर्स आप लगा रहे हो टू इंक्रीज द एरिया, इट कैनॉट बी ग्रेटर देन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, अदरवाइज द फिल्म विल टीयर अपार्ट, कुछ बचेगा ही नहीं, राइट। देन कम हुआ तो क्या? टेल मी वन थिंग, 11th में हमने वेक्टर्स के चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। और वेक्टर्स में आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास दो फोर्सेस है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? तो लॉजिकली स्पीकिंग अगर F ज्यादा हो गया कंपेयर टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, तो फिर ये जो साइड CD है वो बाहर की तरफ जाएगा क्यों? इट विल गो इनसाइड। तो रिमेंबर, इट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट। चलो और एक अप्रोच लेते हैं। ऐसा मानते हैं, लेट अस से कि मैंने पहले एक मेटालिक वायर लिया था, इसको मैंने डिप कर दिया तो फिल्म बन गया। और इस पे सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट हो रहा था। सरफेस टेंशन का फोर्स अगर एक्ट होगा तो एनीवेज ये जो साइडिंग साइड है, ये कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। मतलब कुछ टाइम के बाद ये ऑलरेडी अंदर की तरफ आ गया। तो ओरिजिनल एरिया क्या था? ज्यादा था, लेकिन मैंने छोड़ दिया था तो क्या हो गया? एरिया कम। और मुझे इस एरिया को वापस से ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल एरिया में लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जितना फोर्स सरफेस टेंशन ने लगाया एरिया कम करने के लिए, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा एरिया बढ़ाने के लिए। अगर ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो एरिया बढ़ जाएगा, मतलब ओरिजिनल से भी ज्यादा होगा। अगर कम करोगे तो ओरिजिनल एरिया से कम आएगा। तो ऐसा भी सोच सकते हो, हमने डिप किया, छोड़ दिया तो स्लाइड हो गया, क्योंकि अंदर की तरफ क्या था? फोर्स। फिर मुझे वापस से उसको बाहर लेके जाना है, तो जितना सरफेस टेंशन का फोर्स उतना ही आउटवर्ड फोर्स होना चाहिए। अदरवाइज इफ इट इज ग्रेटर, then the film will have more area compared to the original one. If the external force is less, then the film will have less area compared to the original one. तो ऐसा भी सोच सकते हो। It is purely up to you how you imagine this situation. तो मैं जो बुक का लैंग्वेज है, बुक जो अप्रोच बता रहा है, मैं उस पर रखूंगा।
अब ये पूरे सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन करना है तो बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल होता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। ऑब्वियसली इफ यू अंडरस्टूड, क्या लिया हमने, एक वायर, राइट। सो कंसिडर अ रेक्टेंगुलर वायर, राइट, इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेम ए बी सी डी, सिंपल। सो कंसिडर, अब इसको मेटल वायर बोलो तो भी चलता है। कंसिडर अ वायर, रेक्टेंगुलर वायर, consider a rectangular frame of wire ABCD at on which, कौन सा साइड स्लाइड हो सकता है, on which side CD can slide, side CD can slide without friction। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये नहीं बोला तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कंसिडर करना पड़ेगा। विदाउट फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन हियर, करेक्ट। देन व्हाट वी हैव डन, राइट, लेट दिस फ्रेम be dipped into soap solution, and taken out, soap solution and taken out। तो जब आपने इसको सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकाल लिया तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या बन गया, फिल्म। किसका फिल्म, सोप सॉल्यूशन का, राइट। तो लेट दिस फ्रेम बी डिप इनटू सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट। व्हाट हैपेंड, a surface film, of soap solution is formed, therefore कौन से साइड पे फोर्स एक्ट हुआ, CD। क्यों, क्योंकि वो अकेला साइड था विच कैन मूव, राइट। therefore किसका फोर्स, सरफेस टेंशन का फोर्स। therefore a force due to surface tension acts on side CD, which is given by, तो क्या था ये फोर्स इक्वल टू टेंशन इनटू लेंथ, लेकिन 2 टाइम्स। क्यों 2 टाइम्स, क्योंकि वहां पे 2 फ्री सरफेस है, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2t since there are 2 free surfaces, and L, what is L? L is length of side CD, क्लियर यहां तक। देन इसके बाद हमने क्या किया था, हमको क्या करना है, हमको इसका एरिया इंक्रीज करना है। एरिया इंक्रीज अपने आप होगा क्या, नहीं, हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू इंक्रीज द एरिया of this film, a force F dash, which is equal in magnitude but opposite in direction to F is applied, कहां पे अप्लाइड किया, is applied at side CD, करेक्ट। देन इससे क्या हुआ, एरिया इंक्रीज हुआ। फोर्स क्या करता है, वर्क करता है। तो व्हाट इज वर्क डन बाय दिस फोर्स, देयरफॉर वर्क डन by this force is given by dW equal to F dash dx, correct, where dx is displacement of side CD। so CD कहाँ आ गया, C dash D dash पे आ गया, सिंपल। बट
I have already told you this f dash is equal in magnitude to f. वो क्या था 2t into L. Therefore work done dW is equal to 2t L dx. And what is 2L dx? Change in area, increase in area. But 2L dx is equal to dA, which is total increase in area. Total मतलब दोनों साइड मिला के total increase in area. Therefore what you can write down is dW equal to T into dA, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2L dx था ये क्या है dA. 2L dx is dA, तो क्या रह गया टेंशन और 2L dx कितना हो गया dA. Therefore you can say, इसको ऐसा भी लिख सकते हो dW by dA equal to T. You can write it this way also, fine. So this is the relation between surface energy and surface area. क्यों? क्योंकि ये जो work done है it is stored in the form of surface energy. This work done is stored in the form of surface energy. तो आपको मिल गया relation between surface energy and surface tension. So what is surface energy? Quick, what is surface energy? What is surface energy? What is surface energy? Surface tension into increase in area. CET JEE NEET में बहुत क्वेश्चन आए इसके ऊपर. तो what is surface energy? Surface tension into increase in area. Very good. तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे. इफ यू नो दिस, हम देखेंगे वो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस. देन अगर यहाँ तक सब अच्छे से समझा है, आई होप इट इज क्लियर, तो आपको पता है सरफेस टेंशन क्या बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर थ्योरी. आपको समझा है व्हाट इज सरफेस टेंशन बेस्ड ऑन फॉर्मूला. व्हाट इज सरफेस टेंशन बेस्ड ऑन फॉर्मूला? फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन एन इमेजिनरी लाइन एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. देन what is surface energy? It is the extra potential energy which appears due to work done to bring the molecules from deep inside to the surface. What is the relation between surface energy and surface tension? Surface energy is equal to tension into change in area. Good. If you have understood this, तो अब हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जाना है, which is angle of contact. Angle of contact. So just to tell you what is this angle of contact, पहले हम एकदम बेसिक समझ लेंगे कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट का थ्योरी आया कहाँ से. तो इमेजिन मैंने दो ट्यूब लिए. वी हैव टू ग्लास ट्यूब्स. रिमेंबर मैंने बोला दो ग्लास ट्यूब्स, ये इंटेंशनल था क्योंकि दोनों के दोनों ग्लास के होने चाहिए, क्योंकि ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हम लोग डिफाइन करने वाले हैं वो मटेरियल टू मटेरियल चेंज हो जाता है. ग्लास के यहाँ पे कुछ और ले लिया तो वो अलग. तो हमने यहाँ पे ले लिया ग्लास ट्यूब नंबर 1, ग्लास ट्यूब नंबर 2. एक में हमने फिल कर दिया वाटर या फिर केरोसिन. बेटर इज केरोसिन, राइट. लेट अस फिल kerosene in this. और एक में in one, why kerosene I'll let you know in a while, kerosene क्यों बताता हूँ. और दूसरे में हमने फिल कर दिया mercury. So we have mercury in one glass tube and we have kerosene or water in another glass tube. Then जब आप इस सिस्टम को नेकेड आई से देखोगे, विदाउट माइक्रोस्कोप आई मीन, तो आपको क्या दिखेगा? दोनों का सरफेस है फ्लैट, राइट. बट इफ यू यूज माइक्रोस्कोप, व्हेन यू जूम इन एंड इफ यू लुक थ्रू माइक्रोस्कोप, तो इन रियलिटी व्हाट यू विल सी इज, यू विल सी कि जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है इट इज नॉट रियली फ्लैट, इट इज कर्व्ड.
इसको बोलते हैं मिनिस्कस। मिनिस्कस, मिनिस्कस मतलब फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज एक्चुअली कर्व्ड। ये जो कर्व नेचर आता है इसको बोलते हैं मिनिस्कस, राइट। अब दो टाइप के मिनिस्कस है, एक है कॉन्वेक्स, एक है कॉनकेव। अब रिमेंबर 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 इस मिनिस्कस को, मतलब वाटर के केस में अगर मैं वाटर के अंदर से देख रहा हूं तो ये रहेगा कॉन्वेक्स, इसी को मैं वाटर के ऊपर से देख रहा हूं तो कॉनकेव। तो रिमेंबर पूरा 12th खत्म हो जाता है लेकिन ये नहीं पता होता कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ पे है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज ऑलवेज अबव द लिक्विड, मतलब आप कहाँ से देख रहे हो, ऊपर से, राइट। तो इन केस ऑफ वाटर you have meniscus which is concave, and in case of mercury you have meniscus which is convex. Good. अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है वो समझने के लिए फॉर द टाइम बीइंग मैं इस लिक्विड को यहां से हटा देता हूं, ठीक है, रहेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनीवेज सिर्फ याद रखना ये मिनिस्कस किसका, मर्क्यूरी का, ये मिनिस्कस किसका, किसका, केरोसिन का। ओके, देन वाटर का मोर और लेस सेम दिखता है, लेकिन वाटर के केस में मैं बता देता हूं, बाद में हम वापस देखेंगे, वाटर के केस में इज मच मोर स्टीपर। तो वाटर के केस में इट इज मच 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 मोर स्टीपर, स्टीपर मतलब स्लोप ज्यादा है, you know, slope of this line is greater than slope of this line, right, या फिर ऐसा line, good, क्योंकि slope of any line parallel to y axis is infinity, तो इसलिए मैंने बोला much more steeper। तो anyways steeper मतलब जिसका slope ज्यादा है, तो हम वो बाद में देखेंगे। अब remember क्या हुआ जब जब लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट हुआ, so whenever there is contact of liquid and a solid, right, the meniscus becomes curved, curve ना curve, right। so ये जो meniscus है it is of two types, it can be either concave for kerosene glass combination and it can be convex for mercury glass combination। तो दो possibility है। now जहां जहां पे लिक्विड और सॉलिड का कांटेक्ट हुआ मैं एक पॉइंट दिखा देता हूं, तो दिस इज द पॉइंट वेयर देयर इज कांटेक्ट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है टेंजेंट, टेंजेंट किसको, टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। व्हाट इज टेंजेंट, टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस अ कर्व एट ओनली वन पॉइंट। तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, तो टेंजेंट ऐसा दिखेगा, राइट। अब ये टेंजेंट में और सॉलिड के सरफेस में, रिमेंबर सॉलिड का सरफेस कहाँ है, ये सॉलिड का सरफेस है, दिस इज सॉलिड सरफेस, करेक्ट, क्योंकि सॉलिड क्या है, ग्लास है, ग्लास। तो द एंगल बिटवीन टेंजेंट, टेंजेंट कहाँ ड्रॉ किया आपने, एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, एंड एंगल किस में मेजर कर रहे हो, इस टेंजेंट में और किस में, सॉलिड सरफेस में। पहले अच्छे से समझ लो, मैं रिपीट करूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं, लिखने का तरीका कंफ्यूजिंग है। तो सी पहला काम, सबसे पहला मिनिस्कस कहाँ कहाँ बना, जब जब मतलब कब कब बना, जब जब लिक्विड का कांटेक्ट आया सॉलिड के साथ, क्या बना, मिनिस्कस। कितने टाइप के मिनिस्कस, दो टाइप के मिनिस्कस, एक है कॉनकेव, कॉनकेव मिनिस्कस कौन से केस में है, केरोसिन ग्लास में, और दूसरा है कॉन्वेक्स, वो किसमें है, मर्क्यूरी ग्लास में। अब हमको डिफाइन करना था एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो कहाँ यूज होगा देखते हैं, पहले समझ लो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। तो जहां पे लिक्विड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट आया वहां पे सरफेस हुआ है कर्व, जहां भी कर्वेचर की बात होती है वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहला काम करो, ड्रॉ टेंजेंट, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ड्रॉ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेकिन वेट अ मिनट, मैंने इसलिए स्पेसिफाई कर दिया एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि टेंजेंट तो मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता था, कर्व तो कर्व है, टेंजेंट तो मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो रिमेंबर tangent is to be drawn at the point of contact between solid and liquid। हमको मेजर करना है एंगल between this tangent and the solid,
अब दो पॉसिबिलिटी, या तो ये मेजर कर लो या तो ये मेजर कर लो, दोनों एंगल है ना टेंजेंट और सॉलिड के बीच में। तो रिमेंबर द एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड between the surface of solid and the tangent drawn at the point of contact between solid and liquid inside the liquid। हमने कहा मेजर किया inside the liquid, यहाँ पे liquid था भूलना मत, राइट। तो एंगल इज टू बी मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, और इस एंगल को बोलते हो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। कितना एंगल बना? लेस देन 90, मतलब कौन? एक्यूट। तो जब जब एक्यूट एंगल होगा आप सिर्फ एंगल ऑफ कांटेक्ट से उस लिक्विड के प्रॉपर्टी बता सकते हो। जब जब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा, लेस देन 90 होगा, इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड, जैसे केरोसिन, जैसे पेट्रोल, जैसे वाटर, राइट। ओनली बाय टेलिंग हाँ ये वैल्यू है, ठीक है ये वैल्यू है, डन। तो कैन से हाँ ये वैल्यू 0 है, ओके तो 0 है तो वाटर होगा, प्योर वाटर होगा, गुड। अब लेट्स गो टू द केस ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के केस में आप जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट विल बी हियर and the angle is to be measured between solid and the tangent inside the liquid which is obtuse in this case। तो जिस किसी लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा ग्रेटर देन 90, इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड। मतलब होली में अगर प्रैंक करना हो किसी के साथ, मजाक, होली नहीं है तो भी करना हो, टेक अ लिक्विड जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 हो, पुट इट इनसाइड दैट बलून, थ्रो इट। वो जिंदा रहेगा कि नहीं वो नहीं बोल सकता। मर्क्यूरी का डेंसिटी 13,600, किसी को अगर लग गया सिर पे गए। तो ऐसा करना मत, ऐसा करना नहीं, सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया आपको। इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट, if angle of contact is obtuse, it means the liquid does not wet a solid। Then okay, so अब चलो ध्यान दो। तो हमको अब पहले तो सबसे पहले हमको एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन करना है, फिर हमको ये देखना है कि ऐसा हुआ क्यों, व्हाई डू यू गेट acute angle of contact या फिर obtuse angle of contact। in short you will have to explain, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये मिनिस्कस कॉनकेव क्यों बना और दूसरा मिनिस्कस कॉन्वेक्स क्यों बना। तो ऑलवेज स्टार्ट बाय बेसिक, एक्सप्लेनिंग द बेसिक थिंग। तो क्या हुआ, क्या होगा, whenever there is contact between liquid and solid surface, a meniscus is formed, ये जो meniscus है it can be concave or it can be convex depending on the type of liquid and type of solid। this meniscus can be concave। कॉन्केव किसके लिए? एग्जाम्पल केरोसिन ग्लास, वाटर ग्लास। लेकिन जब मैं वाटर बोलता हूं तो इम्प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, याद रखना, केरोसिन ग्लास, इसलिए मैं वाटर दिखूंगा नहीं, केरोसिन ग्लास। और इट कैन बी कॉन्वेक्स, कौन सा कॉम्बिनेशन था ये? मर्क्यूरी ग्लास। देन अब हमको डिफाइन करना है व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिफाइन कर देंगे। तो हाउ डू यू डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट? व्हाट वाज एंगल ऑफ कांटेक्ट? मैं एक डायग्राम एक बार ड्रॉ करके समझा देता हूँ फॉर वन केस, बट यू शुड बी ऑलवेज एबल टू डिफाइन व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो हमारे पास क्या था? एक ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब में क्या है?
What is there in this last tube? You have liquid. अगर लिक्विड केरोसिन टाइप का हुआ तो क्या होगा? कॉनकेव मेनिस्कस। फिर हमने क्या किया था? टेंजेंट ड्रॉ किया था। टेंजेंट कहाँ ड्रॉ किया था? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर हमने एंगल मेजर किया किसमें? टेंजेंट में। और किसमें? सॉलिड सरफेस में। कहाँ पे? इनसाइड, मतलब विद इन द लिक्विड। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अब ये जो आपको समझा है, समझ में तो सब आता है, सिर्फ लिखने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो लिखने का प्रॉब्लम खत्म करना है तो ऐसे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। और याद रखना, कोई अगर आपको बोलता होगा थ्योरी के बिना जेई नीट होता है, तो नहीं होता है। थ्योरी नहीं तो जेई नीट नहीं। सिंपल, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर। कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने, राइट? यू डोंट नो एबीसीडी एंड यू आर ट्राइंग टू राइट डाउन लेटर्स। कौन सा लेटर्स? लेटर मतलब अल्फाबेटिक लेटर नहीं बोल रहा हूं मैं, पैराग्राफ। तो रिमेंबर दिस। अब कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल। हाउ विल यू डिफाइन? यू विल से द एंगल बिटवीन किसका एंगल है? एंगल बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट। लेकिन टेंजेंट कहां ड्रॉ किया? टेंजेंट drawn at the free surface of liquid, at free surface of liquid, है ना? at free surface of liquid at the point of contact। क्योंकि टेंजेंट बहुत जगह पे ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन हमने कहां ड्रॉ किया? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट, बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। वो मैंने लिखता हूं अभी, ठीक है? इट्स ओके। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मेजर कहां किया इस एंगल को? मेजर्ड इनसाइड, मतलब विद इन द लिक्विड। तो ये एंगल आपने मेजर किया विद इन द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड। तो एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस and the tangent drawn at the free surface of liquid at the point of contact measured within the liquid is called as angle of contact, is known as angle of contact, and denoted by theta, is known as angle of contact and is denoted by theta। गड़बड़ करना बंद कर दो। Then you have two different types of ना बोलते हैं famous cases। So there are two famous example for kerosene glass। For kerosene glass, since the meniscus was concave, मतलब theta is less than 90, which is acute। And for mercury glass, theta is basically greater than 90, which means obtuse, right? Good। अब पहले तो बेसिक्स शुड बी वेरी क्लियर। अब आई एम वेरी श्योर कि अभी आपको पता है एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या, आपको ये भी पता है कि केरोसिन ग्लास के लिए क्या है? एक्यूट। मर्क्यूरी ग्लास के लिए क्या है? ऑब्ट्यूज। वाटर ग्लास का देखेंगे बाद में। नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू एक्सप्लेन कि व्हाई आर यू गेटिंग एक्यूट। किसने बोला एक्यूट? व्हाई यू शुड गेट एक्यूट? तो यू हैव टू एक्सप्लेन शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। तो दो टाइप के लिक्विड फेमस केसेस है। तीसरा तो जनरल केस है वाटर। तो हम तीन केसेस देखेंगे। एक केरोसिन ग्लास, मतलब एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब यू विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाई यू हैव कॉनकेव मेनिस्कस, मतलब शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। दूसरा होगा मर्क्यूरी कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो वन बाय वन। तो हम पहले सिंपल सा केस लेंगे। अगेन रिमेंबर, हमारे पास क्या था? हमारे पास था एक ट्यूब। कौन सा ट्यूब? ग्लास का ट्यूब। ये ग्लास ट्यूब था। ग्लास ट्यूब में क्या था अंदर? क्या था? केरोसिन। नाउ व्हाट वी विल डू इज, हमने यही सिस्टम लिया है, सेम सिस्टम। हम इसको जूम कर करके देखेंगे एंड वी आर जूमिंग इट। और एक साइड भूल जाओ, इतना जूम कर लिया कि हमको दूसरा साइड दिख नहीं रहा। करेक्ट? तो व्हाट यू आर डूइंग इज, ट्यूब था, हम जूम करते गए। यू सी दिस, फाइन।
अब वाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर आपको इसको समझना है, क्योंकि बुक में जो डायग्राम दिया है ना वो समझ में नहीं आएगा, ऐसा कैसा, दूसरा साइड कहाँ गया, दूसरा साइड भी है, बट यू आर फोकसिंग ओनली ऑन वन साइड, क्योंकि जो फिजिक्स एक साइड पे होगा वही फिजिक्स दूसरे साइड पे भी होगा, तो यू आर सपोज टू फोकस ओनली ऑन वन साइड। तो व्हाट इज हैपनिंग, ये आपके पास लिक्विड है लाइक केरोसिन, ये है ग्लास मतलब सॉलिड, थोड़ा सा सॉलिड को बड़ा करके दिखा देता हूं ऐसा, राइट, बिकॉज आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, रिमेंबर दिस। तो इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोप यू सी दिस थिन ग्लास ट्यूब आल्सो थिक। अब हुआ क्या, हमको ऑलरेडी पता है केरोसिन के केस में क्या था, केरोसिन के केस में क्या था, ऐसा सरफेस था, तो सरफेस समझ में आ गया, तो इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। वंस यू नो दैट इट इज कॉनकेव मेनिस्कस, बाकी बाकी लिक्विड जस्ट गेट इट ऑफ इट। तो ये कौन सा मेनिस्कस है, कॉनकेव। अब हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, जो मॉलिक्यूल डायरेक्टली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, किसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, सॉलिड एंड लिक्विड। तो यू टेक वन मॉलिक्यूल हियर राइट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और वेरी नियर टू इट, मतलब आप उसका थोड़ा नीचे भी ले सकते थे, बट नॉर्मली प्रेफरेबल इज टेक राइट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। डू यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड एज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? यस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इमेजिनरी स्फीयर, जब उसमें कोई और मॉलिक्यूल आएगा तो वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस भी करेगा और एक्सर्ट भी करेगा। तो हम जब ये जो कांटेक्ट पे मॉलिक्यूल है, इस कांटेक्ट पे मॉलिक्यूल का जब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखते हैं तो व्हाट डू वी सी, इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में तीन अलग अलग सब्सटेंस है, एक है सॉलिड, एक है एयर और एक है लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड में होगा एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स आएगा यहां पे, राइट। सॉलिड एंड लिक्विड में एडहेसिव, लिक्विड एंड एयर में भी एडहेसिव, बट डू यू रिमेंबर डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस, तो यहाँ पे जो भी फोर्स आएगा वो बहुत स्मॉल होगा, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड एंड देयर विल बी कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किसमें किसमें, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल में और दूसरे मॉलिक्यूल में। तो रिमेंबर यहाँ पे ये लिक्विड का मॉलिक्यूल था, लिक्विड का मॉलिक्यूल और नीचे पूरा लिक्विड है, यहाँ पे इट इज ऑल लिक्विड, तो लिक्विड और लिक्विड में फोर्स आएगा कोहेसिव, तो ये आ जाएगा कोहेसिव फोर्स। एंड इफ यू रिमेंबर, ये जो हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए ये जो टैंजेंट ड्रॉ किया था, ये टैंजेंट सरफेस टेंशन का भी डायरेक्शन होता है, तो दिस सेम डायरेक्शन इज फॉर सरफेस टेंशन। तो एक टैंजेंट भी ड्रॉ कर लेंगे, सो लेट अस ड्रॉ अ टैंजेंट हियर। यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर लिया, क्योंकि टैंजेंट का यहाँ पे बहुत ज्यादा काम है, रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू ड्रॉ दिस टैंजेंट। गुड, तो एज आई टोल्ड यू, मैंने अभी अभी आपको बताया एडहेसिव फोर्स, cohesive force and tangent is nothing but direction of surface tension। अब कुछ नाम दे देंगे, let us say ये A मॉलिक्यूल था, तो AP ये हो गया adhesive force, A और C ये हो गया cohesive force। गुड, देन कौन सा फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव, राइट। क्यों, सिंपल, क्योंकि इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हाफ पार्ट इज इनसाइड सॉलिड, लिक्विड के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हाफ पार्ट इज इनसाइड सॉलिड, एंड मोर देन 1/4 25% से ज्यादा इट इज इन एयर, एंड अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन इज इन लिक्विड इटसेल्फ। तो लिक्विड मॉलिक्यूल पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है एडहेसिव, क्योंकि उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का ज्यादा पार्ट सॉलिड में है और वेरी स्मॉल पार्ट कहां पे है, लिक्विड में है, तो फोर्स ज्यादा कौन सा होगा, एडहेसिव। अब हमारे पास है दो फोर्सेस, एक है एपी, एक है एसी। तो मुझे बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कहां गया, डायगोनल। तो डायगोनल इज ट्रू, लेकिन यहाँ पे डायगोनल मतलब रिजल्टेंट इज वेयर, इट इज इनसाइड सॉलिड, इट इज इनसाइड सॉलिड, रिमेंबर दिस। तो द रिजल्टेंट नेट फोर्स, किसका नेट फोर्स, द नेट
द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एडेसिव एंड कोहेसिव इज इनसाइड सॉलिड। रिजल्टेंट है तो इसको आर बोल दूंगा मैं, ए आर इज रिजल्टेंट। और याद रखना ये ऐसा ही होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो मत पूछना, ऐसा ही होता है। रिजल्टेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लिक्विड। ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये हमेशा नॉर्मल होता है। किसको? लिक्विड को। लिक्विड को मतलब किसको? ये टेंशन, क्योंकि व्हाट इज दिस टेंशन? टैंजेंट। व्हाट इज टैंजेंट? इट इज टू द लिक्विड। तो ये एंगल कितना बनना चाहिए? अब इमेजिन, जस्ट इमेजिन फॉर योर इमेजिनेशन, अगर मिनिस्कस कॉन्केव नहीं होता, अगर मिनिस्कस फ्लैट होता ऐसा, राइट, अगर मिनिस्कस ऐसा फ्लैट होता, करेक्ट, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल लिया है, करेक्ट, उसका जो फोर्स है, कौन सा फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स, वो कहाँ है? वो अंदर है। 90 डिग्री हुआ क्या? नहीं। तो 90 डिग्री होने के लिए यहाँ जो मॉलिक्यूल है, कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो मॉलिक्यूल, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाएगा तब जाके रिजल्टेंट और लिक्विड सरफेस होंगे परपेंडिकुलर। सो इट हैज टू पाइल अप। तो दैट इज व्हाई जो सरफेस जहां जहां कांटेक्ट है उन सारे मॉलिक्यूल्स को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऊपर चढ़ेगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? कॉन्केव। दैट इज व्हाई यू हैव कॉन्केव मेनिस्कस। तो इन द नेक्स्ट सेशन हम रिपीट करेंगे और कॉन्वेक्स भी देखेंगे।